हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 10.1। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 10.1 के लिए इंट्रोडक्शन देखा था, जो कि प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, इसका पहला वाला पार्ट जो इंट्रोडक्शन हमने बताया है, तो आप लोग एक्सरसाइज 10.1 को समझ नहीं पाएंगे। उसको आप लोग जरूर देखना, तभी ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी और आसानी से आप लोग 10.1 वाला जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इस प्रश्नावली 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान भरिए। इसमें कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बारी बारी से हम लोग देखते हैं इसको कैसे भरना है। जो भी हमने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, जो इसका पहला वाला पार्ट हमने बताया है, उसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो आसानी से ये बातें आप लोगों को समझ में आएंगी और खाली स्थान को आप लोग भर लेंगे। जो लोग अगर नहीं देखे हैं पहला वाला पार्ट, वो लोग पहला वाला पार्ट जरूर देखना, तब ये आसानी से आप लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। हमने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए अगर कोई वृत्त है तो वृत्त का जो केंद्र होता है यही होता है निश्चित बिंदु, जहां से वृत्त का निर्माण हो जाए, तो यही निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो क्या कह रहा है, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। मतलब किस में, बाहर भाग में कि अंदर भाग में। यहाँ ऑप्शन भी दिया, क्या भरना है। देखिए, बहिर्भाग कहते हैं बाहर वाले को, हमने आप लोगों को बताया था। अभ्यंतर कहते हैं अंदर। तो कह रहा है वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है, अंदर की बाहर। तो आप लोग देख रहे हैं अंदर है वृत्त के, तो जब अंदर है तो अंदर को हम लोग अभ्यंतर कहते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या भर लेंगे, अभ्यंतर। यही हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर उसको समझेंगे तो देखिए आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए सेकेंड दिया है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई एक ऐसा बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से, इस केंद्र से दूरी कितनी है, त्रिज्या से अधिक है। देखिए त्रिज्या क्या होता है ये समझ लीजिए। वृत्त पर हम लोग कोई बिंदु लेना है और केंद्र से मिलाना, तो ये त्रिज्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं क्या, त्रिज्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। कोई ऐसा बिंदु है, मान लीजिए वो बिंदु कहाँ है, इधर होगा। त्रिज्या से जब उस केंद्र से उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक होने का मतलब वो बिंदु कहाँ होगा, बाहर होगा, क्योंकि यहां तक तो त्रिज्या है और कह रहा है कि दूरी क्या है, त्रिज्या से अधिक है, मतलब वो बिंदु कहाँ होगा, वृत्त से बाहर होगा। तो वही कह रहा है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, उस बिंदु की दूरी केंद्र से त्रिज्या से अधिक है, वो वृत्त के में स्थित होगा। अब किस भाग में, वही फिर पूछा है, मतलब ये जो बिंदु है वृत्त के अंदर होगा कि बाहर होगा। तो आप लोग देख रहे हैं बाहर है। त्रिज्या से जब भी अधिक होगा तो वृत्त के बाहर चला जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बहिर्भाग। यहां लिखेंगे बहिर्भाग। अब देखिए थर्ड वाला दिया है क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। सबसे बड़ी जीवा हमने आप लोगों को बताया था, जीवा किसको कहते हैं। वृत्त पर अगर कोई भी दो बिंदु ले लेंगे और उनको मिला देंगे तो जीवा कहलाएगी। लेकिन यही जीवा अगर केंद्र से होकर जाए, मतलब ऐसे जाए, दो बिंदु हमने ये लिया और उसको मिला दिया, केंद्र से जाए, तो उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि व्यास को भी जीवा कहेंगे, लेकिन केंद्र से जाता है तो उसका नाम व्यास हो गया। सबसे बड़ा जीवा होता है, ये भी हमने बताया था। तो वही कहा, देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो जीवा सबसे बड़ी होगी वही वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। वृत्त का व्यास होता है, व्यास भर लेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन 4 दिया है, एक चाप होता है। अब क्या होता है ये बताना है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे। देखिए चाप हमने बताया था
ये चाप होता है। जैसे मान लीजिए वृत्त है, वृत्त में हम लोग कोई दो बिंदु ले लिए तो ये दो चापों में बट गया, एक चाप ये कहलाएगा और एक चाप ये कहलाएगा। तो हमको क्या बताना है, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। व्यास देखिए ये है, एक चाप के सिरे कह रहा है, सिरा इसको कहते हैं किनारा, और ये जब व्यास हो, जब चाप का सिरा अगर व्यास का सिरा हो तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। ये भी हमने बताया था कि अगर किसी चाप के सिरे व्यास के सिरे हो तो क्या कहलाएगा, एक चाप क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। क्यों, देखिए यही चाप अर्धवृत्त होता है कब, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो तो अर्धवृत्त कहलाएगा ये चाप। तो वही अर्धवृत्त यहां पर भर देंगे आप लोग। फिर देखिए वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। हमने आप लोगों को बताया था, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है तो वृत्तखंड किसको कहते हैं, वृत्त में अगर कोई भी हम लोग जीवा खींच देते हैं, कोई भी जीवा खींच दिए तो वृत्त देखिए दो भागों में बट गया, इसको भी वृत्तखंड कहेंगे, इसको भी वृत्तखंड कहेंगे। तो यहाँ क्या कहा है, वृत्तखंड एक चाप, वृत्तखंड एक चाप। जैसे देखिए ये चाप है, ऊपर वाला भी क्या है, चाप है। तो वृत्तखंड जो होता है एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। एक चाप तथा किसके बीच का भाग, तो ये जीवा है। देखिए जो वृत्तखंड होगा यही तो होता है पूरा, तो चाप और जीवा के बीच का भाग, यहां भी चाप और जीवा के बीच का भाग। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। सारा हमने इंट्रोडक्शन में बताया है पहले पार्ट में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे, हमने ये भी बताया था, कह रहा है कि कोई वृत्त जिस तल पर, ये जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस तल पर स्थित है ये वृत्त, तो कह रहा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में बांटता है, हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि जब कोई वृत्त किसी तल पर होगा तो उसको 3 भागों में बांटेगा। हमने बताया था एक बहिर्भाग में बाहर वाला, एक अभ्यंतर अंदर वाला, और एक खुद का वृत्त होता है। तो 3 भाग हो गए। तो उसे कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है। तो देखिए कितने आसानी से सारा हम लोगों ने भर लिया। अगर इंट्रोडक्शन आप लोग ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट में 6 था, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देखेंगे और एक्सरसाइज 10.1 को आज ही कंप्लीट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिखिए सत्य या असत्य। इसको बताना है सत्य है कि असत्य है। कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये भी बताना है, अपने उत्तर के कारण दीजिए, उत्तर का कारण भी बताना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, आप पहला नंबर क्या कह रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यही बताना सत्य है कि असत्य है। कह रहा है केंद्र को, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका केंद्र है ये, कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है, ये क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो आप लोग जानते भी, हमने बताया था इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या होती है। तो ये भी वही कहा है, यानी कि क्या कह रहा है, ये सत्य है। यहां पर क्या लिखेंगे, सत्य। कारण बताना है, कारण कैसे बताएंगे, आप लोग लिखेंगे कारण, चूंकि हम लोग जानते हैं वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त पर अगर हम लोग कोई भी बिंदु ले लें और उसको केंद्र से मिला दें तो जो रेखाखंड होगी वो त्रिज्या कहलाती है। इसका कारण लिखना क्यों कहलाती है, तो यही आप लोग उसका परिभाषा ही लिखेंगे, सब में कारण क्या वही हो जाएगा कि केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखाखंड की लंबाई होगी वो त्रिज्या कहलाती है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। कह रहा है कोई वृत्त है, कोई मान लीजिए वृत्त है, उस वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं, देखिए जैसे जीवा हो गया, इसको मिला दिए तो जीवा हो गया। फिर हम लोग इधर भी मिला सकते हैं, इतना ही दूरी, ऐसे भी हम लोग मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी। तो ऐसी बहुत सारी बनेंगी। ये कह रहा है कि परिमित मतलब कुछ ही बनेंगी, और जबकि
आप लोग जितना बनाते रहेंगे एक बराबर जीवा बनता रहेगा, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, अपरिमित जीवाएं होती हैं। वृत्त में अपरिमित मतलब बहुत सारी जीवाएं होंगी एक बराबर, जबकि ये परिमित का है तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे असत्य। ये आप लोग याद रखेंगे कि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होंगी, जबकि ये परिमित का है तो असत्य हो गया। कारण क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि हम लोग वृत्त में एक ही लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींच सकते हैं, इसलिए ये क्या है, असत्य है। कारण इसका ये लिखेंगे। कारण जो हमने बोला ये आप लोग लिख लेंगे, यहां लिख नहीं रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन थर्ड दिया है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त दिया है, कोई मान लीजिए ये वृत्त दिया है, कह रहा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए। 3 बराबर भागों में बांटना मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ ए लिखा हमने, फिर यहाँ बी हमने लिखा बराबर दूरी पर, फिर यहाँ सी लिखे। अब देखिए 3 चापों में बट गया है ये, तो कह रहा है 3 बराबर भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। कह रहा है ये भी दीर्घ चाप होगा, ये भी दीर्घ चाप, ये भी दीर्घ चाप, तो ये भी क्या है, ये भी असत्य है। इसको भी आप लोग क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सब दीर्घ भाग तो होगा नहीं, दीर्घ चाप नहीं हो सकता है। दीर्घ चाप कब कहलाता है, जब आधा से अधिक होगा तभी तो दीर्घ चाप कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 2 ही बिंदु यहां पर ले लिए, तो एक तो चाप ये छोटा हो गया, और ये देखिए आधा से अधिक होगा तभी तो बड़ा कहलाएगा, जबकि इसमें 3 भाग हो गए हैं, सबको बड़ा कह रहा, तो उसी तरह गलत हो गया। तो आप लोग कारण क्या लिखेंगे कि दीर्घ चाप होने के लिए आधा से अधिक चाप चाहिए, मतलब आधा जो पूरा वृत्त के आधा से अधिक चाप होना चाहिए। तो आप लोग ये कारण इसका ये लिखेंगे कि कभी भी वृत्त में दीर्घ चाप होने के लिए चाप की लंबाई आधे से अधिक होनी चाहिए, तभी उसको दीर्घ चाप कहेंगे, इसलिए ये असत्य है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है, ये ध्यान दीजिए। कह रहा है वृत्त की एक जीवा, कोई जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, त्रिज्या इतना होता है और इसका 2 गुना, तो यहां से देखिए इधर भी हम लोग मिलाएंगे तो ये भी त्रिज्या है, और ये क्या हो गया, व्यास हो गया। तो ये सत्य है, त्रिज्या का 2 गुना ही, मतलब एक त्रिज्या 2 त्रिज्या मतलब 2 गुना हो गया। तो 2 गुना जो होगा वो क्या है, व्यास है। वही कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है, तो ये सत्य हो जाएगा। आप लोग लिखेंगे भी कि अगर व्यास क्या होता है, आप लोग इसमें कारण में कुछ ज्यादा नहीं लिख सकते हैं कि वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है तो उसे ही हम लोग व्यास कहते हैं, और ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई वृत्त में त्रिज्य खंड को कह रहा है जीवा एवं संगत चाप के। देखिए त्रिज्य खंड हमने बताया था कि त्रिज्या और चाप के बीच का भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं, जबकि ये क्या कहा है, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत, जीवा कह रहा है, तो जीवा कह रहा है तो गलत है, क्योंकि त्रिज्य खंड तो त्रिज्या होना चाहिए त्रिज्या के बीच का, जबकि त्रिज्य खंड जीवा और संगत चाप के बीच का कहा है तो असत्य हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे क्योंकि त्रिज्य खंड त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच के भाग को कहते हैं, जबकि ये क्या कहा है, जीवा और संगत चाप के, तो असत्य हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वृत्त एक समतल आकृति है। समतल मतलब एक ही तल पर, एक समतल पर बराबर जो तल होता है, हमने बताया था आप लोगों को, इसी पर इसको बना सकते हैं हम लोग, तो ये सही है, हमने आप लोगों को बताया भी था। इसका कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि आप लोग लिखेंगे कि वृत्त समतल पर ही बना सकते हैं, क्योंकि ये
त्रिविमीय संरचना नहीं होती है। त्रिविमीय मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसको त्रिविमीय संरचना कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, जैसे आप लोग 2D 3D देखते हैं, 2D को समतल पर बना सकते हैं और 3D आप लोग देखते हैं बाहर निकला हुआ होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो ये द्विविमीय संरचना है वृत्त, इसलिए एक समतल आकृति है। ये कारण आप लोग लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट में आप लोग 10.2 और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।